साल नया हो गया है और मेरी वीडियो बनाने की जगह भी नई हो गई है। दरअसल हमने पिछले साल यानी दिसंबर में घर शिफ्ट किया है, इस वजह से मैं नए साल पे कोई नया वीडियो भी नहीं ला पाई। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा सेटअप उस जगह से उठ के एक नई जगह आ गया है। तो इसी नएपन के साथ हम ये वीडियो भी शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल मैं कौन सी किताबें पढ़ना चाहती हूँ। वो 12 किताबें जिन्हें मैं हर महीने पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल की पहली किताब जो मैंने पढ़ ली है जी हाँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, वो है रस्किन बॉन्ड की लिखी दादा लड़े शुतुरमुर्ग से। ये रस्किन बॉन्ड की कहानियों का संग्रह है जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं बेसिकली, लेकिन इन कहानियों से हम और आप जैसे बड़े लोगों को बहुत छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी सीख मिलती है। इसमें रस्किन की लिखी हुई नीली छतरी भी एक बहुत फेमस रस्किन की कहानी है जिस पे फिल्म भी बनी है, वो कहानी भी इसमें है जिसे पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गई। मैंने दोबारा वो कहानी पढ़ी बट वो बिल्कुल फ्रेश सी लगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें पढ़कर आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये है वो कहानी दादा लड़े शुतुरमुर्ग से। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है मेरे पास, जिसे मैं कोशिश करूंगी कि इस साल में ही निपटा दूं, लेकिन ये 12 किताबों में से नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी किताब के बारे में आपको बताते हैं। इस महीने की जो दूसरी किताब मैंने चुनी है और जिसे मैंने पढ़ना शुरू भी किया है वो कांता भारती की लिखी हुई रेत की मछली है। कांता भारती गुनाहों के देवता के राइटर धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है और ऐसा माना जाता है कि तलाक के बाद उन्होंने वैवाहिक जीवन में जो उनकी पीड़ा रही, जो कष्ट रहा, उसे पन्ने पे उकेरा है। ये एक महिला की कहानी है जिसका तलाक हो चुका है और उसके जीवन में पहले क्या घटा था, तलाक के बाद क्या हुआ, कैसे वो रही, उसी की ये कहानी है। स्त्री विमर्श की किताबों में इसे जोड़ा जाता है और जब जब स्त्री विमर्श की किताबों पर बात होती है तो इसका नाम भी आता है। तो ये है वो किताब जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया है, बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक 18 से 20 पन्ने पढ़े हैं मैंने, बाकी मैं पढ़ के देखूंगी कि कैसी लगती है। तीसरा जो उपन्यास है वो प्रेमचंद का लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रेमाश्रम। इसे मैं महिला हाट से लेकर आई थी। भारत कोश के मुताबिक प्रेमचंद का ये पहला उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। इसमें समाज और यथार्थवाद पे बात की है। प्रेमचंद अपने लेखन में गांव और समाज के बारे में, राजनीति के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं और उनके लेखनों की यही खासियत भी है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन की भी कुछ झांकी देखने को मिलती है। बाकी अंदर कहानी क्या है, इसका कथानक क्या है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ऊपर से ये किताब यही है कि इसमें प्रेमचंद ने समाज, यथार्थ और राजनीति पे बात की है। तो बाकी पढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसी है। अगली जो किताब है, इस किताब को पढ़ने के लिए मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया, मैंने भी काफ़ी तारीफ सुनी है। ये किताब है अमृतलाल नागर की लिखी भूख। बहुत खोजबीन के मैंने ये किताब चुनी है और मंगाई है, मिल नहीं रही थी अमेज़ॉन पे। ये 1943 में बंगाल के भीषण अकाल पर केंद्रित उपन्यास है और ये वो समय है जब हिंदुस्तानियों का विश्वास ब्रिटिश सरकार से उठ गया था। लोगों ने अपने पास अपने खाने की चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी थी। जो साधारण नौकरी पेशा लोग थे उन्होंने चावल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। किसानों की ज़मीनें बंजर हो गई थी, किसान भीख मांगने पे मजबूर हो गए थे। स्त्रियां इसी भूख की वजह से वैश्या बनने पर मजबूर हो गई थी। तो ये भूख किस कदर इंसान को बदलती है और किस हद तक लेकर जाती है, ये वो कहानी है। मैंने सुना है ये पढ़ने के बाद अक्सर लोग कुछ दिन तक सुन्न हो जाया करते हैं। तो मैं ये किताब इस साल पढ़ना चाहती हूँ, देखूंगी अंदर क्या है और आपको ज़रूर बताऊंगी। पिछले साल मैंने ज्ञान चतुर्वेदी की किताब पढ़ी, एक तानाशाह की प्रेम कथा। उसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, आपको उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस साल मैं ज्ञान चतुर्वेदी की एक और किताब पढ़ना चाहती हूँ जिसका नाम है स्वांग। ये उनकी नई किताब है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वांग एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी रीति को कहा जाता था जो पुराने ज़माने के लोग अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे। लेकिन आज के दुनिया में स्वांग हर जगह फैला हुआ है, कानून से लेके राजनीति तक हर जगह स्वांग हो रहा है और उसी को बहुत ही बेहतरीन और बुंदेलखंडी स्टाइल में ज्ञान चतुर्वेदी ने इस किताब में लिखा है, जो बहुत ज़रूरी किताब है। मुझे ऐसा पता चला है कि इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस बार इस साल की रीडिंग लिस्ट में ये
नंबर पर है, चौथे या पांचवें नंबर पर है आई गेस। तो मैं इसे इस साल पढ़ना चाहूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे है। प्रेमचंद ऐसे लेखक हैं जिनका सिर्फ कुछ काम पढ़कर कहाँ मन भरता है, इसलिए जो अगली किताब है वो भी प्रेमचंद की ही है, जिसका नाम है प्रेम मंजूषा। ये उनकी कहानियों का सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ कई बार, जैसे पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैंने देखा और मुझे लगा कि मैंने ये नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं ये किताब उठा के लाई। और इस साल जब इतनी मोटी मोटी उपन्यास पढ़ने से थोड़ा सा मन भर जाएगा तो मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ूंगी, और प्रेमचंद से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो इस साल की ये किताब मैं ख़त्म करूंगी और बताऊंगी आपको कि इनमें से और कौन सी कहानियां हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली जो किताब है वो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी, और वो है उदय प्रकाश की लिखी पॉल गोमरा का स्कूटर। पॉल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की एक कहानी है, मगर इस किताब में उदय प्रकाश की 3 कहानियां हैं। तो जो ये कहानी है वो बेसिकली बाजारवाद पर है, कैसे बाजारवाद जब भारत आया और लोगों के बीच बैठ गया, कैसे एडवर्टाइजमेंट का महत्व इतना बढ़ गया कि एक आम आदमी उस एड को देखकर या उस विज्ञापन को देखकर प्रभावित होता है और उसका असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। बेसिकली यही वो कहानी है पॉल गोमरा का स्कूटर। पॉल गोमरा कैरेक्टर का नाम है जो एक स्कूटर खरीदते हैं काफ़ी ऐड देखने के बाद। इसी कहानी के माध्यम से उदय ने बाजार पर, बाजारवाद पर और समाज पर एक तंज भी कसा है, ऐसा मुझे पता चला है। बाकी मैंने अभी पढ़ी नहीं है किताब। मैं कोशिश करूँगी कि इस साल ये किताब ख़त्म करूँ और बताऊँ कि कैसी है। अगली जो किताब है इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि किताब मुझे पढ़नी चाहिए। तो वो है मशहूर लेखक शमसुर रहमान फारूकी की लिखी कई चांद थे सारे आसमां। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब दिल्ली में बादशाहत ख़त्म हो रही थी। उस समय के जो फनकार थे, जो शायर थे, उनकी ज़िंदगी कैसे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही थी, वो कैसे अपने कला को, अपने फ़न को कैसे लोगों के बीच ला रहे थे। मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना रिसर्च किया उससे मुझे ये पता चला है कि इस किताब को पढ़ते हुए आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये उर्दू में लिखी गई है, क्योंकि शब्द इतने, किस्सा गोई इतनी खूबसूरती से किया गया है कि आपको ये किताब बांधे रखती है। ये शायद 600 पन्ने की किताब है। मुझे नहीं पता कि मैं इस साल इसे ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये पढ़ूँ, क्योंकि इसे कुछ क्लासिक किताबों में से एक माना जाता है और मैं चाहती हूँ बहुत दिल से कि मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूँ। ये क्या है और कैसे है और अंदर क्या कहानी पकी हुई है, ये मुझे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं पढ़ूंगी और बताऊंगी आपको कि कैसी है और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वीर सावरकर की अगली किताब है जो मैं इस साल पढ़ना चाहती हूँ, वो है काला पानी। ये पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित है। ये कहानी है अंडमान निकोबार में जो काला पानी जेल है, सेल्युलर जेल, वहाँ के अंदर की घटनाओं का आंखों देखा हाल है। वीर सावरकर कई सालों तक वहाँ की जेल में बंद रहे। उसके बाद वहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा वैसा ही वर्णन कुछ इस किताब में किया है। इस किताब में अंग्रेज़ों द्वारा जो कैदी थे उन पर कैसी बर्बरता की गई, कैसे जुल्म ढाए गए, इसका आंखों देखा हाल मिलेगा। सावरकर ने ये कहानियाँ वहाँ के चीज़ों को देखकर पन्ने पर उतारी है। हो सकता है कुछ घटनाएं वैसी ना रही हों, लेकिन ये भी संभव है कि बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं कुछ वैसा ही उस जेल में होता रहा हो। तो ये वो कहानी है। ये काफ़ी गंभीर उपन्यास है, इसलिए इसे गंभीरता के साथ मैं इस साल पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी इसके बारे में। अगली जो किताब है वो थोड़ी सी हैपनिंग है और थोड़ी सी मोटिवेशनल भी। ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति की कहानियों का संग्रह है जिसका टाइटल है एक नई शुरुआत। सुधा मूर्ति की काफ़ी कहानियाँ मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। एक किताब मेरे पास है जिसका नाम है 12,000 टांके, वो भी बहुत खूबसूरत किताब है। सुधा मूर्ति की राइटिंग की खासियत ही यही है कि वो आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देकर जाती हैं। उनकी लेखनी से आप की सोच, आपकी समझ
में सकारात्मकता पैदा होती है, तो इसलिए मुझे उनकी राइटिंग पसंद है। ये भी उनका ही लिखा है, उनकी ही लिखी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसी लगी। तो ये है वो किताब सुधा मूर्ति की जो इस साल मैं पढ़ना चाहूँगी। अगले जो लेखक हैं जिन्हें मैंने इस साल के लिए चुना है, वो काफ़ी डरते डरते चुना है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इनके बारे में और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी इनकी किताब पढ़ने की। लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि मैं इनकी किताब ज़रूर पढ़ूंगी। ये लेखक हैं निर्मल वर्मा, और मुझे नहीं पता निर्मल वर्मा को पढ़ने की शुरुआत किस किताब से करनी चाहिए, उनके किस उपन्यास से करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये किताब मंगाई जिसका नाम है चिट्ठियों के दिन। मुझे रिसर्च में पता चला कि निर्मल वर्मा ने अपनी बेटियों को, और मैं नाम भूल रही हूँ, ये निर्मल वर्मा की बेसिकली चिट्ठियों का कलेक्शन है जो उन्होंने अपनी बेटियों को लिखा है, और यही बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मैंने सोचा मैं छोटे से शुरुआत करती हूँ और उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करती हूँ। मुझे मेरे जानने वालों ने, बहुतों ने बोला कि निर्मल वर्मा को पढ़ने के लिए आपको एक अलग जोन में होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस जोन में जा सकूं। आप में से अगर किसी ने पढ़ी हो तो मुझे बताइए ये कैसी है किताब। बाकी मैं तो पढ़ूंगी ही और आपसे साझा भी करूंगी कि मुझे ये कैसी लगी। तो ये है चिट्ठियों के दिन जो मैं इस साल पढ़ना चाहती हूँ। इस साल की जो आखिरी किताब है, यानी 12वीं किताब जो मैंने चुनी है अपने लिए, वो है मृदुला गर्ग की लिखी बिसात। बेसिकली मृदुला गर्ग की एक कहानी है इसमें, बाकी उनकी 2 बहनें मंजुल भगत और अचला बंसल की एक एक कहानियां हैं। ये 3 कहानियों का संग्रह है। मृदुला गर्ग का नाम मैंने बहुत सुना है, मैंने उनकी अभी एक भी रचना नहीं पढ़ी है। कठ गुलाब की बहुत तारीफ सुनी है, तो कठ गुलाब मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन ये मिल गई। और ये बहुत रेयर माना जाता है कि इन तीनों ने एक साथ एक कहानी लिखी और उसे जोड़कर एक किताब में पेश किया गया हो। तो ये वो किताब है बिसात। 3 बहनें 3 आख्यान, यानी 3 बहनें और 3 बहनों की अलग कहानी। खासियत यह है कि इसमें तीनों का ही परिदृश्य देखने को मिलेगा आपको, तीनों के ही सोच, तीनों के विचार एक ही किताब में मिल जाएंगे। तो ये वो किताब है जिसे मैं इस साल पढ़ने की कोशिश करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसी है। तो ये थी मेरी टोटल 12 किताबें जो इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओवरऑल 12 महीनों में मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। और इनके अलावा भी कुछ किताबें पढ़ूंगी जिनके बारे में आपको समय समय पर मेरे चैनल पर पता चलता रहेगा। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करती रहती हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ, जितना भी पढ़ पाती हूँ और कैसी किताबें पढ़ती हूँ, रिव्यू भी देती हूँ वहाँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ किताबों पर बात होती है, किताबों पर चर्चा होती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लाऊंगी और आप जुड़े रहिए मुझसे, खूब किताबें पढ़िए और मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे भी बताइए कि और कौन कौन सी किताबें हैं जो मुझे और पढ़नी चाहिए। शुक्रिया।